लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी और पूरा सोशल मीडिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तस्वीरों से फैल चुका है और हर जगह इन दोनों की तस्वीरें वायरल होते हुए नजर आई। इसी दौरान चिराग पासवान ने चौकीदारों और दफादारों के लिए बड़ी मांग कर दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। दरअसल 2014 के नियमों में वो संशोधन चाहते हैं ताकि चौकीदार और दफादारों के लिए नई वैकेंसी आए, क्योंकि कई महीनों से और सालों से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब वैकेंसी आएगी और कब इनको रोज़गार मिलेगा। तो चिराग पासवान ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी और सीधे तौर पे लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचा था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान दफादारों और चौकीदारों के लिए भी बड़ी मांग उनके सामने रखी है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अब बात करेंगे रुपौली उपचुनाव की। जैसे जैसे रुपौली उपचुनाव करीब आ रहा है तब से हर जगह रुपौली उपचुनाव की ही चर्चा हो रही है और अब ये मुकाबला जो है वो बीमा भारती, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कलाधार मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच नहीं रह गया है। अब इस मुकाबले में कई लोगों ने टिप्पणी देना शुरू कर दिया और इसी को लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्यारे विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान आ गया है। अगर गोपाल मंडल की बात करें हम, तो गोपाल मंडल हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जिसके बाद बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो ज़रूर होती है। और एक और बयान वो देते हुए नजर आया और सीधे तौर पे कह दिया है कि जेडीयू के कलाधार मंडल जो है वो आखिरी आएंगे, यानी कि तीसरे नंबर पे आएंगे और बीमा भारती जीत जाएंगे। और अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है। अब बढ़ते हैं हम तीसरी खबर की ओर। बाढ़ का खतरा अब बिहार के कई ज़िलों पे मंडरा रहा है। हर तरफ बारिश ने जिस तरीके से रुख लिया है और हर जगह मानसून एक्टिव होने के बाद झमाझम बारिश हो रही है और इसी बारिश में बाढ़ का खतरा कई ज़िलों में बढ़ गया है और मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी कर चुके हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उधर पड़ोसी देश नेपाल ने भी तराई वाले इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में कोसी और गंडक नदी उफान पे है, जिससे बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिला है। वाल्मीकि नगर में भी यही हाल है और हर जगह पिछले इलाकों में पानी घुस चुका है। गोपालगंज के निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का पानी फैल रहा है। जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा तटबंधकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं शिवहर में भी बाढ़ अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी में उफान आ गया है, जिससे जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती नदी के जल स्तर में भी लगातार वृद्धि देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। आज का दिन काफ़ी शुभ था, क्योंकि प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पटना के इस्कॉन मंदिर से निकाली गई, जहां पे बंगाल से कारीगरों को बुलाया गया था रथ को सजावट करने के लिए। इसके साथ ही 40 फीट ऊंचा रथ बनाया और हाइड्रोलिक रथ बनाया, ताकि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पटना की सड़कों के जायज़ा ले सके। क्योंकि कहानियाँ भी कुछ यही है कि जब सुभद्रा घूमना चाहती थी और अपने बोल सकते भ्रमण करना चाहती थी, तो बलराम ने और जगन्नाथ ने उनको रथ पे बैठा के पूरा शहर घुमाया था। और यही प्रथा आज तक चली आ रही है और रथ यात्रा भी इसीलिए निकाली जाती है। पटना के इस्कॉन मंदिर में लगातार ऐसी रथ यात्रा हमेशा ही निकाली जाती है, हर साल निकाली जाती है। और इसी दौरान बंगाल से कारीगर मंगाए गए ताज़ा फूलों से रथ को सजाया गया और पटना के कई रास्तों पर भी कहीं ना कहीं रूट चेंज हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था चेंज हो गई। अगर हम बात करें तो रथ यात्रा की शुरुआत करीबन 3 बजे हुई थी और ये रथ जो है सबसे पहले आपको बताएं कि तारामंडल से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर, पटना हाई कोर्ट, उसके बाद बिहार म्यूजियम और पटना वुमेंस कॉलेज से
वापस डाक बंगला चौराहे की ओर, उसके बाद इस्कॉन मंदिर में इसका समापन हुआ और बहुत सुंदर नज़ारा था, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त जो हैं इस झमाझम बारिश में भी नज़र आए, जहां पटना में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बीच भक्तों का जो अपार श्रद्धा देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार के ऊपर मोर्चा खोल दिया है और बढ़ते अपराध और पुलों के गिरने की समस्याओं को लेकर उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया है। सबसे पहले तो पुल की हम बात करें तो 19 दिनों में 13 पुल गिर चुके हैं। आज भी सुबह एक पुल गिरा जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्राइम बुलेटिन फिर से जारी किया है, जहां पर बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने डबल इंजन की सरकार को घेरा है। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो बीते कई दिनों से तेजस्वी यादव सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। हर दिन कोई एक नया पुल हादसा होता है, उसके बावजूद भी सरकार संभल नहीं रही है, इसका निरीक्षण नहीं करवा रही है। आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आपको बताएं अगली खबर की ओर हम बढ़ेंगे, जहां पे रुपौली उपचुनाव की बात करते हैं। रुपौली उपचुनाव में एनडीए ने अपनी ताकत झोंक दी है और एनडीए के घटक दल के भी बड़े बड़े नेता अब रुपौली में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बताएं आपको केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज रुपौली पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधार मंडल के लिए वोट मांगा है। सीधे तौर पे जनता से ये कहा है और आग्रह किया है कि अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वोट देंगे तो फिर आपके एरिया में ज़रूर काम होगा। इसके साथ ही अगर हम रुपौली उपचुनाव की बात करें तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचे थे, साथ में सम्राट चौधरी, और सीधे तौर पे उन दोनों ने बीमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनको कुछ आता नहीं था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ आरजेडी में शामिल होने का फैसला किया। और इसी बीच एनडीए की ताकत यानी कि चिराग पासवान सीधे रुपौली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कलाधार मंडल के लिए वोट मांगा। अब तो देखना होगा कि 10 जुलाई को जब ये चुनाव होंगे तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। ऐसे तो ये मुकाबला 3 लोगों के बीच घमासान दिखने को मिल रहा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने यहाँ पर एंट्री मारी है, तब से यहाँ का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीमा भारती आरजेडी की ओर से, कलाधार मंडल जेडीयू की ओर से। अगर हम अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि पुलिया तो टूट ही रहा था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की कक्षाएं भी टूटती हुई नजर आई हैं। और खबर है मुंगेर से, जहाँ पे सरकारी विद्यालय का एक कमरे में जो छत है वो ढलता हुआ नजर आया है। और अब जहां पर 19 दिनों में 13 पुल धंस चुके हैं और अब सरकारी स्कूलों पे भी गाज गिरते हुए नजर आ रही है। बताया गया कि गुरुवार और शुक्रवार को हुए मूसलाधार बारिश के बीच उच्च विद्यालय के पुराने बंद पड़े 3 कमरे के भवन में एक कमरे की पूरी छत गिर गई। गनीमत है कि इस दौरान विद्यालय के में अवकाश था, जिसकी वजह से बच्चों की जान बच गई। मुंगेर में स्कूल का छत गिरा, छुट्टी का दिन था, जिसकी वजह से यह हादसा टल गया। जबकि छत के गिरने की धमक से वहां के शिक्षकों में हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तम कुमार ने बताया कि गुरुवार को बारिश के दौरान ही कमरे की छत गिर गई थी। हालांकि 1 साल पहले ही जर्जर भवन को बंद करके कक्षाओं का संचालन पंचायत भवन तथा विद्यालय के नए 2 कमरे में के भवन में शुरू किया था, लेकिन पंचायत भवन या नए भवन तक आने के लिए पुराने भवन से होकर 3 फीट का रास्ता है, जिसे होकर शिक्षक और बच्चे स्कूल आते हैं। तो देखिए सीधे तौर पे अब बड़ा देख सकते हैं कि हादसा होते होते टल गया है, जहाँ पे पुलिया तो गिरता ही था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की छत ढह गई है। मुंगेर से बड़ी खबर सामने आ रही थी। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर और बात करेंगे शिक्षा विभाग के एसीएस की, यानी कि एस सिद्धार्थ की। और एस सिद्धार्थ का नया फरमान सामने आ गया। दरअसल कल आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरीके से स्कूली बच्चों को समय के बाद स्कूल के बाहर पकड़ लिया था और ऑटो रिक्शा वाले से भी पूछा था कि आखिरकार इनको देरी क्यों हुई है। साथ में शिक्षकों ने आपको बाहर आने कैसे दिया, ड्राइवर से भी पूछा, बच्चों से भी सवाल पूछते हुए नजर आए थे कि आखिरकार आप लोग इतना देरी से क्यों आए हैं। इसी बीच बिहार के बच्चों को स्कूल से बाहर पाए जाने पर उस क्षेत्र के शिक्षा सेवक की नौकरी जाएगी। उनके स्थान पर उसी समुदाय के योग्य व्यक्ति
को नियुक्त किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रभारी बनाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश से हड़कंप मच गया है। निर्देश के मुताबिक सभी जिलों में शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शिक्षा सेवक प्रतिदिन विद्यालय अवधि में ही अपने संबंधित एवं विद्यालयों में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति बनाए। जो शिक्षा सेवक उपस्थित नहीं रहेंगे उनको गैर जिम्मेदार माना जाएगा, उन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित होगा। साथ में निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक सेवकों को द्वारा अपने संबंधित टोले के 15 से 45 आयु वर्ग के हस्ताक्षर भी चाहिए। इसके साथ ही हर जगह उनको ये सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में निरीक्षण ज़रूर से ज़रूर हो। और आपको बता दें कि अब अगली खबर अगर हम बात करें तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जिस तरीके से पटना में रैपिडो, ओला और उबर चलने लगा है, अब बिहार के 13 जिलों में और रैपिडो सेवा का आयोजन किया जाएगा और रैपिडो सेवा दी जाएगी, क्योंकि इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार, किशनगंज के जिलों में बाइक और टैक्सी की सेवा करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम फेज में इन 13 जिलों में बाइक और टैक्सी की सेवा की शुरुआत होगी। उसके बाद द्वितीय फेज में 25 जिलों में जो होगी इसकी शुरुआत होगी। तो देखिए, पटना वासियों के लिए तो खुशखबरी थी ही, क्योंकि रैपिडो और उबर और ऑटो यहाँ चलता ही था, लेकिन अब बिहार के 13 ज़िलों में भी ये सुविधाएं मिलेंगी और ये सुविधाएं बहुत आसान होगा यात्रियों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग से उनकी यात्रा आसान हो जाएगी। क्योंकि हर जगह ऑटो ढूंढना और ऑटो से आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि पटना पुलिस अब व्हाट्सएप के ज़रिए एफआईआर की कॉपी भेजेगी। तो सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन में नए नए नियम लाए जा रहे हैं ताकि जो शिकायत करता है उनको सुविधा मिले। क्योंकि बिहार पुलिस में जब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाग दौड़ है वो बढ़ जाता है। जब आप एफआईआर कराते हैं तो एफआईआर की कॉपी के लिए बार बार आपको पुलिस थाने जाना पड़ता है, जिसके कारण लोग एफआईआर करने से डरते हैं। तो अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है और व्हाट्सएप पे आपके एफआईआर की कॉपी भेजी जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बिहार पुलिस में आए दिन नए नए बदलाव हो रहे हैं। एक और पुलिस हाईटेक हो रही है तो दूसरी तरफ आम लोगों को भी सहूलियत दी जा रही है। राजधानी पटना में पुलिस अब शिकायतकर्ताओं को व्हाट्सएप पर जांच का अपडेट देगी। शिकायत करने के बाद पीड़ितों को थाने के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ताओं से उनका व्हाट्सएप नंबर लिया जाएगा। सना और एफआईआर लायक नहीं है तो पुलिस को जांच रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करानी होगी। तो सीधे तौर पे देखिए, अगर आप एफआईआर करते हैं तो आपको उसकी सारी जानकारी कि किस तरीके से उस पूरे केस में क्या कुछ हो रहा है वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलेगी और अब आपको थाने के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो दिन भर की ये 10 प्रमुख खबरें थी। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।